नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज। संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात। पटना में हुई बैठकें। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बढ़ रहा जांच का दायरा। 3 और डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले किए दर्ज। भारत ने ब्राजील में चल रहे COP30 में कहा कि जलवायु वित्त देने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे विकसित देश। जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। शरणार्थियों के लिए गोल्डन टिकट खत्म करेगा ब्रिटेन। सुरक्षा और लाभों में कटौती का किया ऐलान। और वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल्स आज से ग्रेटर नोएडा में होगा शुरू। 18 देशों के 130 बॉक्सर प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। निखत जरीन समेत भारतीय दल पेश करेगा चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ऑडिट दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ऑडिट दिवस CAG संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और देश की वित्तीय जवाबदेही में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने देश के पहले महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया था और जिसके उपलक्ष्य में हर साल इस दिन ऑडिट दिवस मनाया जाता है। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है और इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी और इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी और इसमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होनी है। बिहार चुनाव परिणामों में महागठबंधन की करारी हार के बाद इसके राजनीतिक असर अब खुलकर सामने आने लगे हैं और इसी बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतभेद की स्थिति और गहराती दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ही मुझे परिवार से अलग किया है और साथ ही उन्होंने महागठबंधन के हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी की ये स्थिति क्यों हुई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस दौरान उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र के लिए 924 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी गई। और इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जिस इलाके को कभी फुटपाथों का शहर कहा जाता था, वहां आज आधुनिक सड़क नेटवर्क का जाल बिछ चुका है और क्षेत्र तेजी से विकास का मॉडल बन रहा है।
नज़र घुमा करके देखिए तो सड़कों का जाल बिछ चुका है। ये वही शहर है जिसे एक ज़माने में पगडंडी का शहर कहा जाता था, और पगडंडियों पर यहाँ पर लोकगीत लिखे गए हमारे लड़कपन में। यातायात के और बहुत सारे यहाँ पर साधन जो पहले उपलब्ध ना थे, उदाहरण के तौर पर यहाँ रेलवे स्टेशन एक जंक्शन के रूप में विकसित हो रहा है, एक अमृत रेलवे स्टेशन, और अब ये श्रीनगर और जम्मू के बीच का एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन बनता जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। मेवात और पठानकोट से कुल 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से 2 को मेवात से जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया है। पठानकोट में हिरासत में लिया गया डॉक्टर रईस अहमद मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है और इन सभी डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मेवात से हिरासत में लिए गए डॉक्टर मुस्तकीम ने इसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी और वह डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल से लगातार संपर्क में था। पुलिस को मुस्तकीम और उमर के बीच हुई इस संदिग्ध चैट्स मिली हैं, जिनके आधार पर गहन पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों पर संदिग्धों की गलत तरीके से मदद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है। और इसके अलावा दिल्ली अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर धोखाधड़ी के मामले में और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। बिहार चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग का ध्यान पश्चिम बंगाल पर है। 18 नवंबर को वरिष्ठ उपायुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंचेगा। ये प्रतिनिधिमंडल एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा करेगा और साथ ही ईवीएम से संबंधित पहले स्तर की जांच की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और इस दौरान आयोग का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में एसआईआर की स्थिति की जांच करेगा। जनसांख्यिकी के अनुसार ये 5 जिले राज्य की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दौरे के दौरान दिल्ली से आए आयोग के प्रतिनिधि कोलकाता, उत्तर कोलकाता, दक्षिण और दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और ईटानगर व पासीघाट नगर निकायों के लिए एक साथ आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। राज्य चुनाव आयुक्त रिंचिन ताशी ने बताया है कि मतदान 15 दिसंबर को एक ही चरण में होगा, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 23 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग 29 आम चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती करेगा, जिनमें 27 जिलों के लिए एक और नगर निकायों के लिए 2 पर्यवेक्षक शामिल होंगे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आयोग लगभग 15,000 मतदान कर्मचारियों सहित 40,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्त करेगा। नगरपालिका मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जबकि पंचायती राज संस्थाएं मतपेटियों का उपयोग करके मतदान करेंगी। रिंचिन ताशी ने बताया है कि राज्य भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र के एक पत्थर खदान में ऊपर से घिरे भारी मलबे से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौंड सहित एडीजी पीयूष मोडिया, कमिश्नर राजेश प्रकाश ने घटनास्थल पर पहुंचकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, जो युद्ध स्तर पर मलबे में दबे लोगों को निकालने
के काम में लगे हैं। घटना को लेकर राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने दुख प्रकट करते हुए बताया कि लगभग 1 दर्जन मजदूरों के दबे होने की बात सामने आ रही है और जिन्हें हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी BN सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य रेस्क्यू करना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हम अपने संवाददाता सोनभद्र से सुनील तिवारी से। सुनील, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? मैं ये बता दूं कि कल 2:30 बजे रात को जब वहां से लौटा तब तक रेस्क्यू जारी था। SDF और NDRF की टीमें लगी हुई थी, लेकिन अभी तक किसी भी शव को निकालने में कोई सफलता उन्हें नहीं मिल पाई है। ये घटना कल की है, कल शाम की, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ अपनी सभा करने आए थे, तो सारे लोग यहाँ व्यस्त थे। इसके बाद जब पता चला तो पूरा का पूरा अमला वहां पहुंच चुका था। ये जो वहां पे लोग जो काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, स्थानीय लोग थे, उनका ये मानना था कि करीब 17 से 18 मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, जबकि अपुष्ट खबरें ये थी कि 2 या 3 के शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी किसी की पुष्टि किया नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि करीब 1 दर्जन जो मजदूरों के दबे होने की बात है, वो मजदूरों की खोज जारी है, लेकिन इसे पुष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि शव बाहर ना आ जाए जी। ये और आगे बता दूं कि ये सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर ये खनन क्षेत्र है पत्थर का, जो कि ओबरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। और थोड़ी सी लापरवाही लोगों की कही जा रही है, क्योंकि जो यहाँ के खनन है थोड़े बेतरतीब है और सिस्टम से नहीं है। हालांकि रात को ADG और कमिश्नर वगैरह सब लोग डेरा डाले हुए हैं। अब देखना यह है कि रेस्क्यू में क्या वास्तव में 1 दर्जन लोग दबे होते हैं या ईश्वर की दया से घटना छोटी होती है। शाइमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के क्षेत्र चित्रपुर में आज RSS का पथ संचलन होगा। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कलबुर्गी जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को अनुमति दी थी। चित्रपुर शहर के बजाज कल्याण मंडप से लगभग 2 किलोमीटर तक के लिए पथ संचलन का आयोजन होगा। अच्छा, जिसमें चित्रपुर राजस्व ग्राम क्षेत्र के RSS कार्यकर्ता ही भाग ले सकेंगे। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार 300 गणवेशधारी और 50 घोष सहित कुल 350 लोगों को ही पथ संचालन की अनुमति होगी। RSS पथ संचालन के मद्देनजर चित्रपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और करीब 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
और दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब अनश्वर का लोकार्पण हुआ। ये हिंदी जीवनी 14वें दलाई लामा के जीवन और उनके आध्यात्मिक योगदान पर आधारित है। अरविंद यादव द्वारा लिखी इस किताब के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर करण सिंह और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मौजूद रहे और इस मौके पर वक्ताओं ने दलाई लामा के जीवन, उनकी करुणा, अहिंसा और विश्व शांति के संदेश पर प्रकाश डाला। ये जीवनी दलाई लामा की आध्यात्मिक यात्रा को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करती है। कई बार दलाई लामा जी से संभाषण हुआ, वार्तालाप हुआ, उनके विचार भी सुने और उनके जो संवाद हुए कुछ लोगों से यहाँ, विशेष करके डॉक्टर अयंगर से जो उनका योग के संबंध में संवाद हुआ था। मैं ऐसा संबंध जानता हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों से उसका परिचय है, लेकिन वो एक दृश्य देखने का भी। दोनों योगी महापुरुषों में जो योग की विभिन्न विधाओं के जानकार थे, आध्यात्म विद्या को दोनों ने विभिन्न प्रकार से अनुभव किया था, भिन्न प्रकार से अनुभव किया। बड़ी हिम्मत की है अरविंद यादव ने, तो हिंदी में उनकी संपूर्ण जीवनी लिखी है। ये बहुत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं ये, और आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये संपूर्ण हो गया, आज इसका विमोचन हो गया। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हिंदी के लाइब्रेरी हैं और जहाँ जहाँ होंगे ये किताब वहाँ पहुँचे, ताकि लोग उनको पढ़ें, उनके बारे में और जानें। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुसार तैयार किया गया है। यहाँ न केवल ग्वालियर फोर्ट को देखा जा सकता है, बल्कि मुरैना में 64 योगिनी मंदिर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। और क्या खास है मध्य प्रदेश के पंडाल में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये है 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश का पंडाल। इसके मुख्य द्वार पर जहां ग्वालियर फोर्ट के दर्शन किए जा सकते हैं, तो वहीं अंदर घुसते ही 64 योगिनी मंदिर मुरैना के दर्शन होते हैं। इस पंडाल को मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप सजाया गया है। गौरतलब है कि लुटियंस ने जब भारतीय संसद भवन का ड्राइंग फाइनल किया था, तो उसने भारतवर्ष की प्रसिद्ध इमारतों के आर्किटेक्चर बुलवाए थे, जिसमें से उन्होंने मुरैना जिले के 64 योगिनी मंदिर का चुनाव किया था, जिसके ही आधार पर उन्होंने भारतीय संसद भवन का निर्माण करवाया। इस स्थान पर सभी घरेलू और विदेशी पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत होती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। पूरे पंडाल को जो है ग्वालियर फोर्ट के आधार पर सजाया गया है। आप पंडाल में अंदर प्रवेश करते ही है जो आपको मुरैना जिले के 64 योगिनी मंदिर के दर्शन होते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के पूरे पर्यटन को हमने इमर्सिव स्क्रीन के माध्यम से दर्शाया हुआ है। इसके अलावा जो है थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमारे जो जोड़ीदार स्टेट थे मणिपुर और नागालैंड, उनको भी हमने जो है इसमें चित्रावली के माध्यम से प्रदर्शित किया है। आप आगे और बढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के दर्शन होंगे। विभिन्न उत्पादों को सजाया गया है, उनकी बिक्री भी हो रही है। इसके अलावा पर्यटन को और औद्योगिक विकास में इन्वेस्टमेंट आदि को जो है हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। उनकी नीतियों को प्रदर्शित करना, डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित कर रहे हैं। विभिन्न उपलब्धियाँ जो है डिजिटल फॉर्म में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। पंडाल में मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को दिखाने के साथ साथ उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है और यहाँ स्टॉलों पर बिक्री भी हो रही है। यहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश की झलक साफ देखी जा सकती है। यहाँ लाइव डेमो के साथ मध्य प्रदेश की काफी संख्या में स्टार्टअप्स भी अपनी अलग अलग छाप छोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूरे पंडाल को किले की 4 दीवारी से घेरा गया है, जिसके प्रत्येक कोने में चित्रावली अपनी कहानी खुद बयां करती है। बिल्ट हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज और जनजातीय विरासत को तो यहाँ प्रदर्शित किया ही गया है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को तो विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दर्शाया गया है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और ब्राजील में चल रहे कोप 30 सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों को अपनी जलवायु संबंधी जिम्मेदारियां याद दिलाईं। भारत ने साफ कहा है कि विकसित देश जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, जिससे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में गंभीर बाधा आ रही है। भारत ने चेतावनी दी है कि यदि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग समय पर नहीं मिला तो पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन, अनुकूलन और नुकसान हानि से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो वहीं भारत ने जोर दिया है कि जलवायु न्याय तभी संभव है कि जब विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पारदर्शी, समयबद्ध और पर्याप्त वित्त उपलब्ध करवाएं। ब्रिटेन में अब शरण लेना मुश्किल होने जा रहा है। शरणार्थियों के लिए सुरक्षा में कटौती की जाएगी और शरण चाहने वालों के लिए स्वतः ही मिलने वाले लाभों को समाप्त किया जाएगा। लेबर पार्टी की सरकार ने शनिवार देर रात को ये घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार ने अनियमित इमिग्रेशन को कम करने और कट्टर दक्षिणपंथियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से ये घोषणा की है। हालांकि ब्रिटेन की रिफ्यूजी काउंसिल के प्रमुख ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये उपाय लोगों को ब्रिटेन पहुंचने से नहीं रोकेंगे और साथ ही उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। वहीं मैक्सिको सिटी में सुरक्षा और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें अधिकतर जेन ज़ी आयु वर्ग के युवा शामिल हैं, जो एंजेले ऑफ इंडिपेंडेंस से जोकालो तक मार्च करते हुए नेशनल पैलेस पहुंचे। और इस बीच कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। नकाबपोश युवाओं ने पैलेस की बैरिकेडिंग गिरा दी और जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारी युवा हाल में उरुआपन के मेयर कार्लेस मंजो की हत्या की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और खेल की खबरों में विश्व मुक्केबाजी कप की शुरुआत आज से ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रही है और इस आयोजन में 18 देशों के 130 मुक्केबाज भाग लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिनमें मीनाक्षी, निखत जरीन, जैस्मीन और स्वीटी बूरा जैसे विश्व चैंपियन शामिल हैं। लवलीन बोरहोगन के चोटिल होने के कारण स्वीटी पहली बार इस वर्ष प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। तो उधर पुरुष मुक्केबाजों में अविनाश जामवाल और हितेश भी स्पर्धा करते नजर आएंगे। और अंत में बात करते हैं रेलवे के संवाद डायलॉग की। और इस नई पहल के तहत रेल के डिब्बों में जमा कचरे अब पटरियों पर नहीं फेंके जाएंगे, बल्कि इन्हें जमा कर रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर उतार लिया जाएगा। संवाद डायलॉग में रेल कर्मी सफाई कर्मियों को जरूरी हिदायत दे रहे हैं। संवाद डायलॉग को बेहतर तरीके से समझने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी डिब्रूगढ़ राजधानी का जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने। अमूमन ट्रेनों के कचरे इस डब्बे में डाले जाते हैं, लेकिन इसको यत्र तत्र सर्वत्र या तो बिखेर दिया जाता है या फिर रेलवे स्टेशनों की पटरियों पर पहले फेंक दिया जाता था। लेकिन भारतीय रेल ने एक अनोखा प्रयोग किया है कि अब जो ट्रेनों में चलने वाले सफाई कर्मी हैं वो कचरे को जमा करेंगे, लेकिन इसमें जमा कचरे को एक जगह इकट्ठा कर निर्धारित रेलवे स्टेशन पर इसे ठिकाने लगाया जाएगा, यानी इसको कहीं पर स्टोर किया जाएगा ताकि भारी गंदगी का साम्राज्य जो है वो ट्रेनों में दिखाई नहीं पड़े। इसके लिए भारतीय रेल ने कमर कसकर तैयारी कर ली है और भारतीय रेल की ये कोशिश है कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनों में सिर्फ साफ सफाई ही नहीं बल्कि ट्रेनों के कचरे को निर्धारित स्थल तक रखा जाए, और इसके लिए भारतीय रेल एक अनोखा प्रयास कर रहा है। भारतीय रेल के अधिकारी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगने के साथ ही इन सफाई कर्मियों को ये ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि आखिर जो कचरे हैं उन्हें डब्बे में रखने के बाद कहीं फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें आराम से किसी निर्धारित रेलवे स्टेशन पर उसे रखा जाएगा ताकि उस कचरे का जो प्रयोग है वो दूसरे कार्यों में किया जा सके और ट्रेन में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके। इस तरीके से भारतीय रेल की ये कोशिश है कि स्वच्छता अभियान को एक गति देने के लिए, उसे एक स्वरूप देने के लिए, ट्रेनों की गंदगी जो है उसको रोकने के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया जाए और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए कि वो कचरे को इधर उधर न फेंक कर निर्धारित स्थान तक रखें
उसे पहुंचाएं और उसका उपयोग कहीं ना कहीं जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें किया जाए, ताकि मुसाफिरों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और भारतीय रेल एक स्वच्छ और सुंदर प्लेटफॉर्म और सुंदर रेल, स्वच्छ रेल की जो परिकल्पना है उसको प्रतिस्थापित कर सके। कैमरामैन विमलेश के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।